हेलो लर्नर्स, आर ए डब्ल्यू राहुल अकेडमिक बिग में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैम्पल पेपर, जो कि सीबीएसई ने आपके लिए रिलीज़ किया है 402 सब्जेक्ट कोड। और इस सेशन का सैम्पल पेपर आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमारा किस तरह से सैम्पल पेपर की स्कीम है, कैसे इसे डिज़ाइन किया गया है, इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, इसकी प्रॉपर एक एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। हमारा जो मेन फोकस होना है वो आज स्ट्रेटजी पर होने वाला है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इस पेपर को ठीक से क्रैक किया जाए, है ना। आज हमको इसका राइटिंग पैटर्न समझना है, इसकी मार्किंग स्कीम को समझना है। मार्किंग स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? मार्किंग स्कीम हर बार रिलीज़ की जाती है, चाहे सैम्पल पेपर हो या मेन पेपर हो। तो मार्किंग स्कीम को समझने का मेन पर्पज़ होता है कि हमें कितना लिखने पर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने अभी एआई का पेपर भी डिस्कस किया था, तो उसमें तो प्रॉपर उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं कि भाई इतना आप लिखिए, स्टेप वाइज मार्किंग है ना। तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। साइंस में भी आप देखेंगे, मैथ्स में भी आप देखेंगे, हर जगह उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से पेपर डिज़ाइन किए हैं और उसमें मार्किंग स्कीम में समझाने का प्रयास किया। तो ये सभी को पता होगा। हमारा पेपर होता है 50 मार्क्स का, जिसमें 2 पोर्शंस होते हैं। यहाँ पोर्शन ए की बात की जा रही है। हम नीचे बढ़ते हैं तो हमें पोर्शन बी भी मिलता है, पार्ट बी जिसे हम कहेंगे। पार्ट बी हमारा सब्जेक्टिव स्किल होता है। सब्जेक्टिव स्किल में हमारा आईटी रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स का पेपर हमें वहाँ से मिलेगा। इंटरनल चॉइसेस हमें दिए होते हैं। 10 मार्क्स का पेपर हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होगा, जो हमारा इन 5 यूनिट्स के क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। और 5 यूनिट के क्वेश्चंस पे जो हमारा 10 मार्क्स का आने वाला है, उसमें हमारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, जबकि हमारे मेन सब्जेक्ट में हमें 3 लेवल्स पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1 मार्क्स जो कि एमसीक्यूज होते हैं, है ना। सेकंड 2 मार्क्स का होगा और थर्ड टाइप होगा 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस क्या है, इसमें से किस तरह से 5 यूनिट्स में पूछा जाएगा, इसको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए आप थोड़ा सा। देखिए यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, 6 एमसीक्यूज आएंगे और आउट ऑफ 6 हमको 4 अटेम्प्ट करने हैं। मींस 4 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो हमें ऐसा यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा जिसमें हमें कम पढ़ना पड़े और हमारा सही हो। ओके, बेसिकली ये आपका बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अगर 9th में अच्छे से पढ़ा है तो मोस्टली चीज़ें बन जाएंगी। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं तो बन भी जाएगा आपसे। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है एक आध नया हो, तो प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपसे बन जाएगा। सारी क्लासेस हम लेने वाले हैं अपने इसी चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए और अपने मित्रों तक फैला दीजिए। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स से होंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक यूनिट से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे इजी, सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा नंबर वाली क्वेश्चन, मतलब नंबर वाली जो यूनिट या चैप्टर हम समझें तो वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2। मतलब ये वाला चैप्टर या यूनिट। सेकेंड यूनिट इसलिए बड़ी हो जाती है हमारे लिए यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे लिए पूरी 4 मार्क्स की यूनिट है ना, 4 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, 2 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। हम यहाँ थोड़ा हौस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसको साफ कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। सो वी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट। ये प्रायोरिटी हम सेट कर लेते हैं कि फर्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो ये है कि हमें मैनेजमेंट स्किल को पढ़ना है। सेल्फ मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी उसमें ऐसी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। हमें सेल्फ इस्टीम क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसी टाइप की चीज़ों को समझना है। और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें हमें कोई 2 अच्छी हैबिट्स है, पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हमें और इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? इजी क्वेश्चन कम्युनिकेशन से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको यूनिट सेकेंड प्रायोरिटी आप इसको भी रख सकते हैं,
जिसका आईसीटी बहुत स्ट्रांग है उसको सेकंड प्रायोरिटी आईसीटी को ही देना चाहिए। आईसीटी का स्ट्रांग होने का मतलब है आपने आईसीटी मतलब बचपन से पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास से आपका 8th क्लास तक जो बेसिक आईसीटी आप पढ़ते हैं वही यहाँ पर मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। तो ये आप क्या कर पाएंगे, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड ये भी हो सकता है। फिर थर्ड प्रायोरिटी, अब देखिए आपके कितने क्वेश्चन करने थे, 4 करने थे, 3 हो चुके हैं, 2 इधर हो चुके हैं, अब आपको एक एक क्वेश्चन दोनों से फिर बचा है। तो ग्रीन स्किल मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है और थर्ड लेवल पे हम ग्रीन स्किल को पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज हमने साइंस में और ईवीएस में एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपको थोड़ा भी याद रहेगा तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। इसमें आपको रिसोर्सेस पढ़ने होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, सॉइल इरोजन या सोसाइटी और क्या बोलते हैं क्लीनलीनेस, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा और ये आपसे आराम से बन जाएंगे। तो ये 3 यूनिट कोई भी इसमें से आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, जिसमें से सेकेंड यूनिट मेरे हिसाब से मस्ट है। अगर आप सेकेंड यूनिट को छोड़ते हैं तो 2 क्वेश्चन आपने यहाँ छोड़ दिए, फिर आपके लिए ये 4 कंपलसरी हो जाएंगे, तो बाकी की चारों यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास टाइम भी कम है तो टाइम मैनेजमेंट हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और वो भी हमें इसी में सीखने को मिलता है सेकेंड यूनिट में। ओके, तो टाइम बचाएंगे, यहाँ से हमारा ये स्ट्रेटजी कंप्लीट होता है। जिसे लगता है कि वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है तो छोटी यूनिट ये भी है, ये छोटी यूनिट है, इसे भी आप सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इसमें मसाला ज़्यादा हो जाता है, इसमें नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी, सेंडर रिसीवर मैसेज इनकोडिंग डिकोडिंग फीडबैक, इतना ही में से आ जाएगा, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। या फिर एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी ग्रामर सॉल्व कर दो, कुछ मतलब आंसर देना होगा उसमें से कि मिस्टेक क्या है या नाउन प्रोनाउन वर्ड क्या रहेंगे वो। अब आते हैं हम अपने आईटी पर। तो आईटी में हमारे 4 यूनिट्स हैं जो कि हमें यहाँ दिख रहे हैं, जिसमें पहला यूनिट हो गया डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, दूसरा स्प्रेडशीट हो गया, तीसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, और चौथा हो गया जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 2-3 चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, जिसमें हेल्थ मेंटेनेंस सेफ्टी सिक्योरिटी और सब कुछ मैनेज किया गया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको 20 MCQs करने हैं, जिसमें से आपको 24 MCQs होंगे, ये क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे कि क्वेश्चन 1 होगा, फिर तो उसमें 5 या 6 होंगे तो 5 करने पड़ेंगे, 5 होंगे तो 4 करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएंगे। तो पेपर हमारा 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो इसमें आप जो बेटर यूनिट आपको लगे वो पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चंस के बेस पे देखें तो हमारे लिए एक ये यूनिट बेहतर है, ठीक है, एक ये यूनिट बेहतर है और एक ये यूनिट बेहतर है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप ये 3 यूनिट पढ़ेंगे तो 6 6 6 3 टाइम्स मतलब 6 3s आर 18, तो आपके 2 क्वेश्चन इधर बचे। आपको 4 ये करने थे तो 2 इधर आपके इसमें से, 2 इधर इसमें से, 1 इधर, 5 मिल रहे हैं, आप आराम से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 4 मार्क्स के, तो आप ये 2 कर सकते हो या ये 2 कर सकते हो। तो कितना अच्छा है, हमें कम पढ़ के ज़्यादा मिल पाए वो देखना है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अगर आपका इसमें से आपको डीवीएमएस ज़्यादा टफ लग रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन स्किप दैट और यू कैन यूज द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ये नॉर्मल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट MS एक्सेस टाइप की चीज़ें समझिए आप कि इन्हें सीखना टफ नहीं होता है, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, है ना। तो ये आप इसको कर सकते हैं। लाइवर ऑफिस राइटर का जो डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ते हैं यूज़ करते हैं तो इजी हो जाता है। तो इसमें भी आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा इधर और 1 मिल जाएगा इधर, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 क्वेश्चन और 1 यहाँ से, तो 2 इसमें हो जाएंगे, 1 यहाँ मिल जाएगा, तो 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये समझ लिया होगा आपने अच्छे से। मैं ये सारी चीज़ें मिटा के रख देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ। इसमें मैं प्रायोरिटी के लिए लिख भी सकता हूँ कि आप कौन कौन सी यूनिट को क्या दे सकते हैं। ओके, तो जैसे उसमें लिखा था, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, स्प्रेडशीट मुझे अच्छा लगता है सब्जेक्ट, और मतलब स्प्रेडशीट एक्सेल मेरा बहुत कहा जाए तो चहेता एप्लीकेशन है, और थर्ड टाइम इसमें रखूँगा मैं।
और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आपका आराम से पूरा पेपर डन हो जाएगा। इन 3 यूनिट से तो आप पढ़ के जाएंगे तो आप फोड़ के आने वाले हैं। ओके, तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है, 50 आउट ऑफ 50। कैसे लेके आएंगे ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पहले हम समझते हैं कि हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं उनमें हम समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रहे, पुराने सैम्पल पेपर्स क्या हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो उनके लिए हम 1 शॉट या मैराथन क्लासेस कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप लोग हमारी मदद करते जाएंगे हम लाइव आने का प्रयास करेंगे, तो लाइव डिस्कशन होगा हमारा। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ये विशेष सूचना है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए यहाँ पर, आपका उसका जवाब आपको वीडियो के थ्रू भी दिया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपसे 1 to 1 सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, यहाँ कुछ भी चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। हम जूम मीट या गूगल मीट पे आपसे फेस टू फेस मिलके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ हम पहले समझते हैं कि पेपर में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। 2 आवर्स का पेपर होने वाला है, आपने दिए होंगे अभी प्री बोर्ड में, कई स्कूलों में प्री बोर्ड हो चुके हैं, किसी जगह चल रहे होंगे। तो ये लास्ट टाइम है आपका, प्रिपेयर कर रहे होंगे आप भी एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए। तो प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी, प्रैक्टिकल को नहीं छोड़ना है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, क्या इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल का कोई भी आप टर्म नहीं छोड़ेंगे, फाइल प्रॉपर बनानी है, ठीक है। फाइल के साथ उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने को बोला जाए वो बनाने हैं। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग तरीके से करवाते हैं, स्कीम थोड़ी सिंपल है, और वाइवा भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नहीं छोड़ेंगे, मेक योर इमेज दैट यू कैन गेट 50 हियर। देखिए इसको इतना बेटर कर लीजिए, प्रैक्टिकल फाइल के लिए मैं एक दिन अलग से सेशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिकल को इतना बना लीजिए कि 45 से 50 के बीच में ही आपको मार्क्स मिलें। फाइल होगी उसके मार्क्स मिलेंगे। जो आपसे सॉफ्ट कॉपीज़ में बनाने के लिए अगर बोला जाएगा कि डॉक्यूमेंट बनाइए या सीट्स बनाइए, एक्सेल सीट्स मतलब स्प्रेड सीट्स बनाइए, या कोई डेटाबेस बनाइए, तो वो भी रखिए। वाइवा क्वेश्चंस जो होंगे इनको प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है। ये बहुत वो नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और इनसे आपका प्रैक्टिकल बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बाद में देखते हैं। फिर यहाँ से आपका फ़ायदा क्या होने वाला है, मोस्टली आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जो भी आप एक पेपर आपको लग रहा कि मेरा कमज़ोर है, इंग्लिश है, मैथ्स है, या कोई भी सब्जेक्ट है, तो बेस्ट 5 में आपका आईटी आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो ये 50 नंबर 2 घंटे। सबसे पहला टास्क है हमारा, फॉर ईच एंड एवरी पेपर मार्क दिस स्ट्रेटजी, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। एंड इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, फिल द एंट्रीज। वो जो कॉपी मिलती है ना, आंसर बुक जो आपको मिलेगी उसकी एक एक एंट्री को क्या करना है, रीड करना है, एंट्री, ठीक है। रीड एंट्री, पहले दिन जाके एंट्री को रीड करके फिर फिल करना है। मैंने आज तक मतलब पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ बच्चों का क्या होता है, वो पहले अपनी आप 10th में है, पहली बार आपको मिलेगी बोर्ड वाली कॉपी, तो उसमें कई लोग गलती कर देते हैं, कई लोगों को स्कूल में वही पैटर्न चल रहा होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसको एक बार जरूर समझ लें, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। क्वेश्चंस को आप इसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, कई बार हमें अंदर जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं पता लग जाता है, बिल्कुल एक क्विक व्यू लेना है उसका। तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास 21 क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन पेपर में, है ना। सेक्शन 1 2 सेक्शंस में डिवाइडेड। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का बाद में सुनने को मिलता है, सर मैंने एक पेज नहीं देखा, एक सेक्शन नहीं पता था, 2 क्वेश्चन नहीं दिखे, ये हो गया वो हो गया। तो आपको ये चीज़ पहले देख लेनी है कि कितने क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जब आप लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए यार इतने मैंने मार्क किए, इतने में से करने कितने थे। तो यहाँ आपको IT और अदर स्किल सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनमें ये ज़रूर सुविधा दी गई है कि आपको आउट ऑफ 21 15 क्वेश्चन को करना है, मींस 15 आउट ऑफ 21 ये आप अटेम्प्ट करके आने वाले हैं।
टाइम अलॉटेड आपका 2 आवर्स है। आप कोशिश कीजिए 10 to 15 मिनट आप इसमें भी सेव कीजिए। लास्ट रिवाइज करेंगे, एक बार जो लिखा है उसको पूरा पढ़ेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कोई भी ओवर राइटिंग ना हो, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 है, 5 क्वेश्चन आर देयर। मार्क्स जो हैं अगेंस्ट क्वेश्चन के मार्क किए गए हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, जो लिखा है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे। आपको सारे क्वेश्चन आते हैं ये ज़रूरी नहीं, आपको करने उतने ही हैं जितने क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 26 मार्क्स के हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें 16 मार्क्स सेक्शन है, 16 क्वेश्चन, ओके 16 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस, और आपके क्वेश्चन में जो marks allotted are mentioned against the each question part. Okay, let's start the question. हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा। वाह, व्हाट एन कोइंसिडेंस, यहाँ जो पेपर दिया गया है वो मेरे ही नाम पे दे दिया। वाह वाह, क्या बात है। तो सबसे पहले आ गया कि मैं गया जापान, मीन्स राहुल मूव टू जापान फ्रॉम इंडिया फॉर वर्क, हाउएवर ही स्ट्रगल टू अडॉप्ट बिकॉज ही इज़ नॉट फैमिलियर विद द जापानीज कस्टम एंड एडिक्वेट। ये सिचुएशन बहुत मिलती जुलती है, लेकिन मैं जापान में नहीं हूँ, इंडिया में हूँ। विच अफेक्ट्स हिज इंटरेक्शन विच को वर्कर्स, दिस इज एन एग्जाम्पल। क्या कहना चाह रहा है कि वो, इसमें देखो कीवर्ड्स को फाइंड आउट पहले कर लेंगे हम, जैसे मैं आपको फिर से करता हूँ। ये कीवर्ड जैसे आंसर में हम मार्क करते हैं ना, ऐसे क्या है, मूव टू जापान फ्रॉम इंडिया, वर्क काम करने गया, स्ट्रगल टू अडॉप्ट बिकॉज नॉट फेमिलियर विद जापानीज कस्टम, देखो ये एंड एडिक्वेट्स, ये सबसे बड़ी चीज आई, इतना हमने कर लिया। इसके बाद क्या, अफेक्ट्स द इंटरेक्शन विद कोवर्कर्स। अच्छा क्या होता है, यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या है, हमारे इंडिया में तो है, लेकिन क्या होता है जब बाहर से कोई आता है या हम बाहर जाते हैं तो वहाँ जो डाइवर्सिटी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि समवेयर दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स और इमोशंस। ओके, इमोशंस तो फिर भी समझ जाते हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड आर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन गैप होता है, दे आर नॉट फैमिलियर विद आर कल्चर, कस्टम, ड्रेसिंग्स, एंड वी आर नॉट फैमिलियर विद अदर्स। तो उसका ये जो होता है, ये सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का, और इस बैरियर को हमें इनमें से फाइंड आउट करना है। तो इंटरपर्सनल, कल्चरल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, तो ये क्या है, कल्चरल है। इंडियन कल्चर और जापानीज कल्चर में बहुत डिफरेंस है, तो ये बात यहाँ पर समझनी है हमें। इसमें से पहले की पॉइंट्स को समझना है और आंसर लिख देना है हमें, ठीक है। ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन उतारने वाला सिस्टम नहीं है कि हम 10 बार उसको पढ़ें समझें, कि हमने बोले नहीं यार वो लैंग्विस्टिक बैरियर हो जाएगा क्योंकि जापानीज लैंग्वेज अलग है ना। अमीना स्टडीज डिलीजेंटली, देखो यहाँ पहले ही वर्ड मिल गया हमें, टू इम्प्रूव हर ग्रेड्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फील प्राउड of a achievement and earn a scholarship, what type of motivation। देखो ये सिंपल सी चीज़ है इसमें कि डिलीजेंट वर्क कर रही है वो किस लिए, ताकि उसे प्राउड फील हो, और दूसरा क्या हो रहा है उसको, कि उसको कोई एक स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो दोनों चीज़ें हैं, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर हो रहा है क्या, स्कॉलरशिप, ये चीज़ें हमें समझनी है। स्कॉलरशिप हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, और प्राउड फील कर रही है वो, ये हो गया इंटरनल। तो इंटरनल एक्सटर्नल, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है हमारा, सी ऑप्शन, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट, राजेश लॉन्चेस अ न्यू ऐप बट इट फेल्स टू अट्रैक्ट यूजर्स एंड फेसेस फाइनेंशियल लॉसेस। देखो ये क्या हो रहा है, किसी ने एक ऐप बनाया, फाइनेंशियल उसमें चला गया प्रॉब्लम में क्योंकि वो चला नहीं। ही गैदर्ड his team to discuss the failure and take accountability for the oversight and assures them that he will conduct so market research before the next launch। तो अभी वो क्या कर रहा है, तो यहाँ उसने मतलब मीटिंग ली, अपने बारे में बताया कि हाँ कि हमने गलती की। तो ये सब क्या हो गया यहाँ से, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक, थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन, डज नॉट गिव अप एंड इज इनोवेटिव। तो गिव अप तो बात की बात है, उसने क्या किया, ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज मिस्टेक। तो अभी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो वो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, ठीक है। फिर क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट
डिस्क्राइब द सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट को ठीक से कौन डिस्क्राइब करता है, तो ध्यान ध्यान से पढ़ेंगे इसमें हम। द एबिलिटी टू इग्नोर इमोशंस एंड फोकस सोली ऑन टास्क, द एबिलिटी टू कंट्रोल द वंस इमोशन थॉट एंड बिहेवियर एंड वेरियस सिचुएशंस। और ये क्या है, मैनेज द इफिशिएंटली विदाउट कंसीडरिंग फीलिंग्स, द रिले ऑन अदर। तो सिंपल है यार, ये हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वाई? बिकॉज हमारा डेफिनेशन सेल्फ मैनेजमेंट का यही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आया है फोर्थ। देखो इसमें से हमें क्या ऑप्शन दिया गया था, हमें 4 करने हैं आउट ऑफ 6, बट हमारे को आंसर यहाँ सारे डिस्कस करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं 4 करूँगा, मैं आपको सारे ही बताऊँगा, लेकिन वहाँ आपको सभी नहीं लिखने, ध्यान रखना। अ कम्युनिटी initiates a tree planting campaign to restore local forest, aiming to enhance biodiversity, prevent soil erosion and provide habitats for wildlife। ये सारे पर्पस हो गए। अब यहाँ से समझना इसमें क्या क्या चीज़ आई है। This initiative also includes educating residents about sustainable land use practices to protect their natural environment। विच एसडीजीज तो आपने पढ़े होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसी एसडीजीज आपने पढ़े हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। रिलेट दिस इनिशिएटिव टू, तो जिन्होंने नहीं पढ़े उन्हें मैं बता देता हूं कि ये 17 है। और यहाँ देखो 2 बात की गई है, लाइफ की बात की जा रही है, यहाँ एक बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है, और एक बात की जा रही है यहाँ पर सॉइल एरोजन की बात की जा रही है ना। देखो यहाँ पूरा जो सिनेरियो क्रिएट किया गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, नहीं तो पानी से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई। लाइफ ऑन लैंड, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, तो देखो इससे रिलेटेड बात नहीं हुई, इससे रिलेटेड बात नहीं हुई। अभी क्लाइमेट की तो कोई बात ही नहीं की इन्होंने, तो इन्होंने बात की है वाइल्ड लाइफ के लिए, है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए, सॉइल एरोजन के लिए। सभी किससे रिलेटेड हैं, लैंड से रिलेटेड हैं, और लैंड पर लाइफ से रिलेटेड है। ओके, लाइफ ऑन लैंड आपका ये जो 17 एसडीजीज हैं उनमें एक इंक्लूड किया गया है। हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस? एंटीवायरस हमारी डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोविड की वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करती है वैसे ही। तो इट कैन प्रोटेक्ट आर फ्रॉम ओवरहीटिंग, इंक्रीज इट परफॉर्मेंस, प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग करप्ट और बैकअप। तो सिंपल है कि ये हमारे डेटा को प्रिवेंट करती है करप्ट होने से। ओके, और किल करती है। जो एंटीवायरस होता है, जो एप्लीकेशन, उसका काम होता है पहले तो वायरस को रिमूव करना, और वायरस के द्वारा जो स्प्रेड किया जा रहा है और रेप्लिकेट किया जा रहा है उसको, वायरस को, उसे हटाना, उससे फाइल्स को सेव करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ फिनिश होता है हमारा पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए से हमारा जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अब हमारे पार्ट बी के एमसीक्यूज स्टार्ट होंगे, इसके बाद हमारे पार्ट ए के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जल्दी से रीड कीजिए। विच फीचर इन राइटर अलाउ यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल वर्ड्स? ओके, अभी इसमें आपको बताना है कौन सा फीचर है जो मल्टीपल वर्ड्स को सेम स्टाइल करता है। फॉर्मेट पेंटर, फिल फॉर्मेट, स्टाइल इंस्पेक्टर और फॉन्ट एडजस्टमेंट। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, फिल फॉर्मेट ऑप्शन। विच फीचर अलाउ यू टू जंप टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और वेबसाइट फ्रॉम विद इन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे। तो क्या हो जाएगा, बुकमार्क, पेज ब्रेक, हाइपरलिंक और फॉर्मेट पेंटर। तो सिंपल है, हाइपरलिंक होगा, एक पेज से या एक किसी भी वेबसाइट से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट, पिक्चर या किसी भी चीज़ के लिए, तो हाइपरलिंक का यूज करके हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स डज लाइबर ऑफिस राइटर सपोर्ट्स? तो 5, 8, 10, 12, तो जहाँ तक बात की जाए तो वो 10 सपोर्ट करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स के बारे में ट्रू क्या नहीं है? तो देखो, द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग फीचर कैन बी रीयूज, सही है। लाइबर ऑफिस प्रोवाइड्स ऑनलाइन टेम्पलेट्स, बिल्कुल सही है। टेम्पलेट कैन हैव हेडिंग्स, टेक्स्ट फॉर्मेट्स, स्टाइल्स, पेज नंबर, हेडर एंड फुटर, एवरीथिंग, बिल्कुल सही है। वी कैन नॉट क्रिएट ओन टेम्पलेट्स, ये गलत है। तो हमें क्या चाहिए था, नॉट ट्रू। हमारा सही आंसर क्या मिल जाएगा, सही है का मतलब ये बातें जो 3 पॉइंट्स हैं ABC, वो सारी बातें क्या हो रही हैं, हमारी फॉलो कर रही हैं टेम्पलेट्स को।
तो सही आंसर हो जाएगा नीचे वाला, कैन नॉट क्रिएट। ओके, नेक्स्ट आता है, ये देखो, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस हमें करना जरूरी है। नॉर्मल बात पूछी जाती है लेकिन उसे एक सिनेरियो बना दिया जाता है, ठीक है, उससे हमें समझना पड़ता है। फिर राधा इज प्लानिंग स्कूल इवेंट and wants to decide how much money to allocate for different activities, समझ गए हम, like games, foods, decorations. She creates several different budget plans to see how changing the amount for each category affects the total expenses. मतलब उसने जो बनाया है अपना बजट, वो कैसे चेंज हो रहा है, उसमें डिफरेंस कैसे आ रहा है पैसे का, वो सब देखना है। तो हाउ कैन Radha efficiently compare the different budget plans for her school event in the same spreadsheet? एक ही स्प्रेडशीट में कैसे वो सारे अमाउंट्स को चेक कर सकती है। तो क्या क्या ऑप्शन है? बाय राइटिंग डाउन ईच बजट ऑन पेपर, पेपर पे लिखे। बाय यूजिंग द what if scenario feature in the spreadsheet to create and analyze the budget option, by asking her friends to guess the cost, and by using, देखो सभी बड़े इरेलीवेंट से दिए गए हैं। राइटिंग डाउन से तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लिख लेंगे तो, है ना। बाय आस्किंग हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से क्या गैस करना जब हमने बजट ऑलरेडी बना लिया। बाय यूजिंग द फिल्टर फंक्शन लुक आउट द कैटेगरी, नहीं। तो इसमें सिंपल है, व्हाट इफ सिनेरियो लगाया जाएगा स्प्रेडशीट में, क्या हो जाएगा, जो क्रिएट भी करेगा, एनालाइज भी करेगा, बजट ऑप्शंस को देखेगा कि उसमें हमें डायरेक्ट डिफरेंस दिख जाएगा, है ना। तो ये समझेंगे। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अप्लाइंग एर्गोनॉमिक्स इन एन ऑफिस सेटिंग, मतलब एर्गोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है या गोल है, क्यों लगाया जाता है इसको ऑफिस में। to increase the amount of work done in a shorter time, to increase the tasks that are more interesting for employee, to ensure easy and safe use of equipment, reducing risk of injury, to promote सोशल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, जिसमें हम रिस्क फ्री बात कर रहे हैं, मतलब किसी को कोई भी इंजरी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 5 करने। ये सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्टिव होगा उसमें हमको 5 ही करने हैं, जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी है उसमें 4 करने हैं। सिंपल सी बात है, उसके 4 करने ही हैं। द कोड ऑफ मैक्रो बिगिंस विद एट, ये यहाँ एक ब्लैंक फिल करेंगे, फॉलोड बाय द नेम द मैक्रो। सो ये करेंगे तो सिंपल है, इसमें तो सबको पता होगा, सब से स्टार्ट होता है, एंड सब पे खत्म होता है बस। अब सब और सुप में नहीं पड़ जाना, है ना, ये इसका ध्यान रखना। What is the benefit of inserting an image as a link in a document? अभी इसमें देखते हैं हम बेनिफिट क्या हो जाएगा हमारा। reduce the cost document size by storing the reference of the image, enhance the image quality, it allows the automatic image editing। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ये reduce the document size by storing only the reference टू द इमेज। हम क्या कर सकते हैं, इमेज से रेफरेंस करा सकते हैं इमेज को किसी भी लिंक के थ्रू, है ना, रेफरेंसिंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स की साइज हो जाएगी। तो बेनिफिट क्या है, इंसर्टिंग इमेज एज लिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिव्यू, कृष्णा मेल द डॉक्यूमेंट टू हिज एडिटर विद द ट्रैक चेंज। ये ट्रैक चेंज ऑप्शन ऑन करके भेजा गया है, एंड ही मेड सर्टेन चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, जिसको भेजा गया उसने बनाते हैं, है ना। तो प्रदीप वांट्स टू कंपेयर हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद रिव्यूड डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कृष्णा शुड टेक टू कंपेयर हिज एडिटेड डॉक्यूमेंट विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो कौन कौन से स्टेप लेने होंगे, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि सिलेक्ट एडिट ट्रैक चेंजेस एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन, इस पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इट अलाउ द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। हमें क्या करना है इसमें, जब हम टेक्स्ट और इमेज के साथ वर्क कर रहे हैं तो वाटरमार्क, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और टेक्स्ट रैपिंग क्या करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं उसे हम।
रैप टेक्स्ट करते हैं जैसे सीट्स में, वैसे ही इमेज को भी हमें रैप करना पड़ता है। सभी ने यूज किया है, पढ़ा हुआ है इसको ध्यान से। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सब टोटल टूल इन कैल्सी। कैल्सी में जो प्राइमरी फंक्शन है सब टोटल, वो क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सब टोटल, मतलब क्या करता है ये सब टोटल, बताइए। तो क्रिएट्स द चार्ट, बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटिकली ग्रुप्स, हाँ बिल्कुल सही, ये सही है। ये दोनों का कोई यहाँ पर वो भी नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सब टोटल लिखा है तो फॉर्मेटिंग का मीनिंग ही नहीं है। What is one way to mitigate hazards associated with prolonged computer use? क्या हो सकता है? ज़्यादा लंबे समय से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होना करना चाहिए? ब्राइटनेस इंक्रीज स्क्रीन, नहीं बिल्कुल नहीं। स्ट्रेचिंग रेगुलर योगा, यूज स्मॉल स्क्रीन। सिंपल है यार, हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए, है ना, नहीं तो समस्या हो जाती है बैठे बैठे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन से। चलिए इसकी बात करते हैं हम। हाइपरलिंक और डैश मीन्स यहाँ हमको फिल करना है स्टोर्स द लोकल रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन ऑफ राइटर। तो इसमें मुझे तो रिलेटिव समझ आ रहा है। आर रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन। तो रिलेटिव ही बोलेंगे इसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। is a text editor that allow you to create and edit macros, id notepad, open office writer और ms word। अब किस में आप कर सकते हैं? तो देखिए, जब ये मैक्रो बनाई जाती है दैट इज अ वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसमें हम कोड लिखते हैं, तो कोड जब भी रन करना होता है तो आईडीई की मदद से ही चलता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये आपने पीछे कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसके लिए यूज़ किया होगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इंफॉर्मेशन, डिफाइन करना है भाई किसको? unprocessed raw facts such as name, marks, address, organized and processed data provide meaningful insight। simple, meaningful insight जो हमें provide कर रहा है, organized है, processed है, वही क्या है? information है। audio, video, graphics stored without any processing, बिल्कुल भी नहीं है। collect of unrelated raw facts, तो देखो जैसे ये वीडियो है ना, ये वीडियो ऑडियो इन्फॉर्मेशन तब कहलाएंगे जब ये प्रॉपर प्रोसेस्ड होंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होंगे, है ना। इनमें कुछ भी कर दिया जाए तो वो वीडियो ऑडियो भी आपके इन्फॉर्मेशन नहीं माने जाएंगे। जैसे आज की डेट में इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है ना, वीडियोस, रील, शॉर्ट्स जमाना आ रहा है, तो उसमें कई वीडियोस और सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा ऑडियोज़ का, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज रेफरल इंटेग्रिटी इन अ डेटाबेस इंश्योर्स। रेफरल इंटेग्रिटी जो है उससे क्या बोला है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन डेटाबेस इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है? ऑल प्राइमरी की आर यूनिक अक्रॉस द डेटाबेस, ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल मस्ट हैव अ वैल्यू इन एवरी कॉलम, एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन द रेफरेंस टेबल और बी नल, डेटा कैन बी फ्रीली डिलीटेड फ्रॉम एनी टेबल विदाउट कॉन्स्टेंट्स। तो हमारा सी है। देखिए रेफरेंस की बात हो रही है तो प्राइमरी की और फॉरेन की में ही ये रिलेशन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्योंकि वो रेफर कर रही है उसको किसी न किसी जगह से, तो रेफरेंस लेना ही पड़ता है तब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आईज। ओके, तो ड्राई आईज के लिए क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? फॉरगेट टू ब्लिंक, रेस्ट आईज पीरियडिकली एंड डू सिंपल आई एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज ब्लिंक द आईज। तो इसमें ऐसा तो है नहीं, सिंपल सा है कि हमें थोड़ा एक पीरियडिकली थोड़ा थोड़ा सा आईज के लिए एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, तो उससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे फिनिश समझ लो हो जाएगा, या होगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल सेट्स अ रिलेशन बिटवीन द टू और मोर टेबल्स। कौन सा रिलेशन है जो होगा इसमें, मतलब डेटा मॉडल होगा?
रिलेशनल, नेटवर्क, हायरार्किकल और कनेक्शन तो सिंपल है। रिलेशनल होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो रिलेशन में ही रहेंगे इसमें, है ना। रिलेटिवली रीड करना है। आगे बढ़ते हैं, फास्ट करते हैं इसको। Which of the following statements are true about primary key in a database? It is a field that can have duplicate values, unique identifier record in the table, can have null values, can it is an ऑप्शनल फील्ड। नो, ये है यूनिक होना चाहिए। देखो यहाँ ध्यान रखना है, यूनिक की होती है, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, सबके अपने अपने फीचर हैं। तो प्राइमरी की के दो चीज़ें हैं, पहला तो वो यूनिक डेटा लेती है, मीन्स डुप्लीकेशन नहीं होती, दूसरा नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। यूनिक डेटा है तो नल से मतलब ही नहीं निकलता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। Which of the following dialog boxes appears when the query design window is opened for the first time to design a query? ओके तो क्या होगा इसमें, ऐड टेबल, ऐड क्वेरी और रिपोर्ट, ऐड टेबल और क्वेरी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐड टेबल और क्वेरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। व्हाट फीचर इन ओपन ऑफिस बेस allows user to present retrieve data in a user friendly and formatted manner? ठीक है, तो कौन देता है इस तरह से, क्वेरी फ्रेम रिपोर्ट डेटा व्यू, रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट फ्रेम ही होती है, ऐसे नॉर्मल तो होती नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड वे टू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगेज इन एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट्स विद कलीग्स, वर्क लॉन्गर आवर्स विदाउट ब्रेक, सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी विद कलीग्स, अवॉइड हैबिट्स दैट प्रमोट रिलैक्सेशन। तो आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। सी ऑप्शन, सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू musculoskeletal problems with working on a computer? Using anti-glare screen, sitting in a wrong posture and using uncomfortable chair, using air conditioner, taking frequent breaks। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि जब आप ठीक से बैठेंगे नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। ओके, in a situation where a small fire breaks out in the office, that should you use to address the emergency? क्या हो जाएगा, a blanket, a fire extinguisher, a towel and baking soda। वाह, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। वहाँ पर हमारे पास ब्लैंकेट जैसी सारी चीज़ें ये तो अवेलेबल होंगी नहीं, और किस तरह की सिचुएशन है वो वहाँ देख के पता चलेगा। चलिए, ओके, इसके बाद हमारा शुरू होता है सेक्शन बी। इसमें मैं आपको केवल क्वेश्चंस और उनके आंसर सीट में जो मार्किंग स्कीम है उसमें क्या आंसर है वो बताने वाला हूं, और उसमें केवल क्वेश्चन के बारे में कितना लिखने को बोला गया है केवल इतना समझना है। तो बहुत ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम आप बात कर लेते हैं। ये मार्किंग स्कीम है हमारे लिए, है ना। ये मार्किंग स्कीम को हम यहाँ डिस्कस करते जाएंगे। ये इसी सेशन मतलब इसी पेपर के लिए जिसे मैं बना रहा था उसी की मार्किंग स्कीम है। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यदि ये सैम्पल पेपर आपके पास हैं तो आप प्रिंट आउट लेके रखिएगा। यहाँ से आपके आंसर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ से मैच करेंगे या इनको समझेंगे कि किस तरह से हमें आंसर लिखने के लिए CBSE बोलता है। क्योंकि देखिए एक मार्किंग स्कीम ऑलरेडी बना के जो एग्ज़ाम आंसर बुक को चेक कर रहे होते हैं उनके पास भेजी जाती है और उन्हें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने उसके अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपका लिखा हुआ
तभी आप लिख पाएंगे जब आपको उसका ऑर्डर पता होगा, आपको रिक्वायरमेंट पता होगी। तो ड्यूरिंग द, इसको चेंज करके देखते हैं आज, ये हाँ ये ज़्यादा अच्छा लगा। ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग सारा इज explaining a complex project idea to her colleagues. She speaks too quickly, uses jargon, and doesn't pause for questions. As a result, her team seemed confused and the project isn't fully understood. What can Sarah do to improve her vocal communication skill? अब देखिए इसके लिए सारा को क्या करना चाहिए। उसने क्या किया, जल्दी जल्दी बोल के बिना पॉज लिए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज कर लिए। तो क्या हो गया, थिंक बिफोर यू स्पीक, उसको पहले समझना चाहिए था। थिंक बिफोर योर टॉपिक, थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टूड द टॉपिक, राइट और नोट डाउन द वट एवर यू प्लान टू से। जैसे मान लीजिए कि सीबीएसई हमें बस बता दे ट्रेनिंग में टीचर्स को कि इस तरह से आपको कॉपी चेक करनी है, और ये मार्किंग स्कीम और ये सारी चीज़ें आप स्टूडेंट्स के लिए ना बना के दे, सो दिस विल बी डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट बोथ। भाई हम आपको बता भी नहीं पाएंगे कि कैसे करना है, वहाँ आप फिर कैसे लिख के आएंगे, उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आप कहेंगे सर आज तक कौन सा हमें ऐसे मार्किंग स्कीम दी गई, तो कई बार नंबर कटते हैं, जुड़ते हैं, सब होता है, तो वहाँ के लिए हमें समझना है। तो इन्होंने ये पहले हमें क्या बताया, थिंक बिफोर स्पीक, कंसाइज एंड क्लियर, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। तो समझना ये है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ हमसे एक्सपेक्ट किया गया है कि 20 to 30 वर्ड में हमें इसे आंसर राइट करना है। तो ये आंसर राइटिंग जो आपकी है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कोई भी 2 रीजन मांगे गए थे आपसे, कितने रीजन मांगे गए थे उसने, या इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अच्छा कुछ भी क्या क्या करना हो सकता है, तो ये सजेशन जो है आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, जबकि इधर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि क्या लिखना है, नीचे वो आईटी वाले क्वेश्चंस में ज़रूर मिलेगा देखने के लिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें बताया जा रहा है 7th है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ये एंटरप्रेन्योर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो फंक्शंस क्या है, देखिए आप अकेला हेडिंग लिख के आएंगे तो मार्क्स मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है ना। हेडिंग को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तभी आपके वो 20 वर्ड या 30 वर्ड्स पे पहुंचेंगे। 2 मार्क्स का है, आप केवल 2 एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज यहाँ नंबर दिया होगा कि कितनी प्रॉपर्टीज़ या क्या फंक्शन पूछा है, नहीं दिया है, ओनली 2 आप लिख के आइए। तो मेकिंग डिसीजंस, मैनेजिंग बिजनेस, डिवाइडिंग इनकम, टेकिंग रिस्क, क्रिएटिंग न्यू मैथड आइडियाज और प्रोडक्ट्स। तो ये सभी क्या है, इनमें से आप किसी 2 को एक्सप्लेन करके आएंगे प्रॉपर, तो आपका 2 मार्क्स का पूरा हो जाएगा बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा। कौन कौन से तरीके यूज किए जा सकते हैं टू सेफ गार्ड डेटा फ्रॉम थेफ्ट एंड वायरसेस। कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एंटीवायरस एंड फायरवॉल, एनक्रिप्ट डेटा, सिक्योर साइट्स। इसमें से कोई भी 2 जो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली याद हैं उनको लिखना है। और इनमें क्या होता है, कुछ टर्म्स आते हैं जिन्हें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्रिएट डिफ़िकल्ट टू गैस पासवर्ड, इसे अंडरलाइन कर देंगे हम। इसके बाद इसमें क्या लिख सकते हैं हम, प्रिवेंट या अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, इनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये हम इनमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। फिर अगर हम एंटीवायरस लिख रहे हैं तो इसमें हमें क्या लिखना है, दीज टूल मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा, प्रिवेंटिंग वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग एंड डिटेक्टिंग एनी दैट मे हैव ऑलरेडी एक्सेस्ड योर सिस्टम। तो ये आप इनको अंडरलाइन करके या दिखा के, क्योंकि एआई के पेपर में मैंने बड़े अच्छे से देखा है, उसमें लिखा है प्रॉपर कि ये वर्ड्स हाईलाइटेड हों, ये समझ आ रहे हों, लिखे हों। जैसे इसमें आया है सिक्योर साइट, ओनली शेयर क्रेडिट कार्ड और बैंक इन्फॉर्मेशन, तो इनको ऐसे आप बैंक इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड ऑन सिक्योर साइट्स, आइडेंटिकली
इंडिकेटेड बाय, जैसे HTTPS, ये HTTPS में एस का मीनिंग आपको पता होगा, मोस्टली वो साइट सिक्योर होती है जिसमें ये एस होता है। अदरवाइज जैसे आप कोई भी आप इसमें आप मार्क करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लिखा दिखता है, तो मान लीजिए HTTP लिखा है अकेला, तो ये साइट सिक्योर नहीं है। अगर एस लिखा है उसके साथ, इसे सिक्योर कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP का एडवांस वर्जन, तो वो सिक्योर साइट मानी जाती है ना। तो ये वाला आप समझा सकते हैं, कुछ भी लिखें, प्रॉपर एग्जाम्पल, डेफिनेशन, रीजन सब कुछ होना चाहिए। सिया अ क्लास 10th स्टूडेंट फील्स स्ट्रेस्ड विद हर एग्जाम प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फैमिली कमिटमेंट्स, ट्रैक हाउ कैन ट्रैकिंग टाइम हेल्प हर। क्या करना है इसके लिए, तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट से ट्रैकिंग टाइम हेल्प टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड्स एंड अनप्रोडक्टिव हैबिट्स और इम्प्रूव द टाइम। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, आज हेडिंग वाइज उन्हें एक्सप्लेन करने वाला सिस्टम अगर आपको बनता हो तो वो भी कर सकते हैं। क्या है, ऐसे आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उसमें 2 पॉइंट लिख देंगे तो काम हो जाएगा। इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट, स्टडीज़ एंड टास्क, बैलेंस एकेडमिक्स, तो कोई भी 2 पॉइंट लिख के आप यहाँ से निकल सकते हैं। अगला क्या आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, हाँ। सो वाई हैज़ यूनाइटेड नेशन हैज़ मेड द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये ग्रीन स्किल से आया है। तो 17 द 17 SDGs हैव बीन मेड विद द एम ऑफ taking care of important issues facing businesses, government and society. Some of these issues are poverty, gender equality। तो ये आप पढ़ के बना के पूरा आराम से लिख सकते हैं, क्यों बनाए गए हैं, उनका क्या टारगेट है, कब अचीव होना है, ये सब हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन मिला हमें यहाँ से मिलते हैं जो क्वेश्चन, ये टोटल IT के क्वेश्चन हैं, इनको आपको बहुत केयरफुली और अच्छे से समझ के उनकी पूरी डिटेल जो आंसर लिखने की प्रोसेस है उसके हिसाब से ही लिखना है। इन ओपन ऑफिस राइटर व्हाट आर दी स्टाइल्स, लिस्ट एनी 2 ऑफिस राइटर स्टाइल ऑप्शंस, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। इसमें इन्होंने लिखा है मेंशन एनी 2। तो स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन which you want to save and then apply to the document, write provide 6 style categories, page paragraph, ये सब कुछ तो आप अकॉर्डिंग टू नीड उसे लिख सकते हैं, मेंशन एनी 2। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी आप ऐसे भी डिफरेंस लिख सकते हैं, आप डिफरेंस को ऐसे टेबल बना के दोनों कॉलम में ऐसे कुछ पॉइंट्स के बेस पे बना सकते हैं, या एक एक पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। द एनवायरनमेंट, सेफ्टी में आया द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ, मस्ट बी फील फ्री एंड फ्रॉम हैजर्ड एंड रिस्क। hazard is something that can cause harm to the people. Security, every employee working in the organization must feel that they are secured in the company campus. Security is a kind of freedom that any potential harm. Security ensures the safety of the people working the organization. This includes barrier security such as पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सिस्टम सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एंड अदर इक्विपमेंट। सेफ्टी से रिलेटेड है कि ऐसे नहीं कोई बाहर से आके कुछ ले जाए, पीट जाए, कुछ कर जाए, तो हर तरह की सेफ्टी है, जैसे है ना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, डिफरेंशिएट हो गया था हमारा, ये 12th क्वेश्चन हो गया। 13th क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स शेयरिंग अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट शेयर करने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, पॉइंट वाइज अगर आप लिख पाएँ तो भी बेहतर है ना। ये आंसर सही है, शेयर्ड स्प्रेडशीट एंड अ सेम शीट दैट can be accessed by the more than one users and allow them to make changes simultaneously on it and save the trouble of keeping track of multiple copies on the same spreadsheet. Sharing allow working collaboration so that everyone can contribute, make changes and view it. तो इसको आप
समझ सकते हैं कि हम शेयर करते हैं तो लोग अपडेट कर पाते हैं, सभी लोग को पता लग जाता है, एक ही सीट में सब जुड़े रहते हैं। गुनीत हैज़ completed his assessment in 4 subjects and received the following marks: 75 in maths, 68 in this and this and this। तो उसका क्वेश्चन क्या पूछा? Which Kelsey tool and menu option he can use to check how many marks he has to score in the 5th subject to get the required percentage। ओके, तो उसको 75% मार्क्स चाहिए थे, जिसमें उसको एक सब्जेक्ट में 75, एक में 68, 82 और 70 मिले। अब नेक्स्ट बचे हुए सब्जेक्ट में कितने, तो कौन सा आपके लिए एप्लीकेशन ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ही ऑप्शन, तो ये टूल्स में जाएगा और गोल सीक का यूज कर लेगा। अब आप देखिए यहाँ आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ 20 to 30 वाला बोला था। नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना पूछा है उसकी अकॉर्डिंग टू नीड क्या है, क्योंकि ये लिखा जरूर होगा, यहाँ पे आपके लिए लिखा होगा कि आप इतने वर्ड्स में देंगे, लेकिन क्या टेक्निकल आंसर है, अब उसमें आप खुद से कुछ नहीं जोड़ सकते, है ना। तो आप इतना लिखेंगे, उन्होंने इसका तरीका भी बताया है, इसलिए मार्किंग स्कीम को समझना जरूर। अब इसमें आप बहुत सारा उल्टा सीधा लिख के आ जाएंगे, लोग उसे पैसेज की तरह उतार देंगे, जिन्हें नहीं आता तो वो तो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस लोगों को कम लग रहा होगा, क्यों कि आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे स्कूलों में से इग्नोरेंट समझा जाता है, एकदम इग्नोर करके रखते हैं, लास्ट टाइम पढ़ने के लिए भेजा जाता है कि भाई अब पढ़ लिया। या in a database, why it is important to create relationship between the tables। तो डेटाबेस में इस तरह से क्यों टेबल्स के बीच में रिलेशन होता है। while working the multiple tables you need to check the redundancy and the inconsistency of the data, the correct record the particular entry should neither be repeated no if different data values should appear for any single entity in the database। This is done by setting in relationship between the tables of the database। ये database table के बीच में relation क्यों ज़रूरी है। What is occupational overuse syndrome? What are cause for it? Occupational overuse syndrome is also known as the repetition strain injury, RSI, is a collective term for a range of conditions characterized by discomfort or persistent pain in muscles, tendons, other soft tissues, with or without physical manifestations. It is usually caused or aggravated by work and associated with repetitive movement, sustained or constrained postures और फोर्सफुल मूवमेंट्स। ये आपका कैसे होता है, क्यों होता है, रीज़न कॉज सब कुछ उसमें समझा दिया गया है, लेकिन अगर पॉइंट में आप कॉजेज लिख सकें तो वो अच्छा है। नेक्स्ट क्या आया है इसमें, अ टीम ऑफ राइटर्स is collaborating on a report using a word processing software with a track changes failure. One writer creates the initial draft which then needs to reviewed and edited by the rest of them। तो अब ये आपको एक सिनेरियो मिला, क्या है, व्हाट इज द ट्रैक चेंजेस फीचर, व्हाई इज द ट्रैक चेंजेस फीचर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग, क्यों जरूरी है। क्वेश्चन सारे पढ़ते हैं फिर एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू एक्सेस फैलियर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ याद रखना, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे, अगर आ रहा है ना, तो इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्या है, आपने जैसे ये नहीं कम आ रहा था कोई भी क्वेश्चन जो एक सिंगल प्रॉब्लम दे रहा था, तो उसमें नंबर अच्छे से नहीं आते। इस तरह के क्वेश्चंस में पूरे पूरे नंबर आपके बन जाते हैं एक एक करके। ABCD वाले आंसर देखिए आप। फिर है विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज
access this feature, can reviewers add comments once the changes are made by all the reviewers who can accept और रिजेक्ट। तो ये देखिए, ये आ गया है ट्रिक चेंजेस पावरफुल टूल दैट मेक्स, ये 1 मार्क्स फॉर ईच रहेगा, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, नहीं तो 1 मार्क्स फॉर ईच रहने ही वाला है, क्योंकि 4 दिए हैं और ऊपर ये भी नहीं लिखा 2 करना, आधा करना, क्या करना। प्रोसेस ऑफ कमेंटिंग, एडिटिंग, रिव्यूइंग और डॉक्यूमेंट इजी बिटवीन मल्टीपल यूजर्स, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड by one user needs to be reviewed and edited by self or other users. If any modifications are made in the document directly, the original document might get lost. Instead of track changes feature, or writer offer an attractive method to keep record of the changes made in the original document. All the changes are recorded कैन बी ईदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द ओरिजिनल ऑथर। मतलब ये आपको अब कहानी समझ आ गई है, मत समझी पढ़ी पहले से ही होगी, और ये उसके बाकी के तीनों आंसर भी हो गए हैं। तो आगे की बात मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। आई थिंक हम बराबर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग है, बाकी सब में सेम चीज़ें हैं। व्हाट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन फायर प्रिवेंशन प्लान इन द ऑफिस, 20th क्वेश्चन है। देखिए मैं यही कहना चाह रहा था कि आप जैसे ये पॉइंट्स आप लिखेंगे तो इसमें 4 से 6, क्योंकि ये जो आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन है इसमें क्या मांगते हैं वो कि हमें 50 to 80 वर्ड आंसर चाहिए। अब 50 to 80 वर्ड आंसर के लिए आपको 8-10 पॉइंट लिखने पड़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से बचने का तरीका है कि हम इन क्वेश्चंस को करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनमें पॉइंट है, जो एक गलत होगा उसका नंबर कट गया, हो सकता थोड़ा बहुत सही लिखा, आधा मिल गया। तो इस तरह से स्टेप वाइज मार्किंग होगी तो उसमें हम बच जाएंगे। अब इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखना है, ऑल एम्प्लॉय मस्ट नो वेयर द फायर एक्सटिंग्विशर आर लोकेटेड एंड प्रॉपरली यूज देम, फायर एक्सटिंग्विशर एंड द फर्स्ट एड। और इसमें क्या होता है, आपको लिखने की टाइमिंग भी मैनेज करनी पड़ेगी, इसमें लिखने के लिए ज़्यादा रहेगा। और ये आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे इनको आप ठीक से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते। ओके, आई थिंक इस हमारा एक कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे करना है, ये हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको थोड़ा सा और परिश्रम कीजिए कि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। मेरा ये 2025 में 3rd वीडियो है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरा देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स।